कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। वो लोग एक होटल के बाहर रुके। पूरब चुपचाप अंदर चल दिया। सांची उसके पीछे पीछे अंदर चल ली। वो लोग एक रूम में गए। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी थी। सांची उसे देखकर देखती ही रह गई। वो लड़की सोफे पर बैठी थी। पूरब उसके बगल वाले सोफे पर बैठ गया। सांची साइड में बैठने लगी तो पूरब ने उसका हाथ पकड़कर अपने बगल में बिठाते हुए बोला, यहाँ बैठो मेरे पास। फिर उस लेडी से बोला, हेलो मिस। वो बोली, मेरा नाम माधवी सिन्हा है, मैं सिन्हा बिल्डर्स से आई हूँ। पूरब बोला, जी बताइए क्या कहना है। माधवी बोली, देखिए हमने काम तो शुरू कर दिया, बस अंत में आकर थोड़ा सा पैसों की प्रॉब्लम हो गई, इसलिए पापा ने ये रही आपसे डील कहकर उसने फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। पूरब ने फाइल लेकर देखी, फिर बोला, मैं इसे चेक करके बताऊंगा। उसने फाइल को रखते हुए कहा। कॉफ़ी आ गई थी। माधवी ने पूरब को इशारा करके कॉफ़ी पीने को कहा। सांची खड़ी होकर बोली, मैं वॉशरूम आकर आती हूँ कहकर वो वॉशरूम चली गई। पूरब खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखने लगा। उसे पता ही नहीं चला कि कब माधवी उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने पूरब को पीछे से गले लगा लिया। पूरब को पहले लगा कि सांची है, लेकिन जब उसने सांची को वॉशरूम से आते देखा तो उसने माधवी को एक झटके से खुद से अलग किया। पूरब बोला, ये क्या कर रही हो तुम, तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो गुस्से से बोला। सांची वॉशरूम के पास ही रुक गई। माधवी रोते हुए बोली, सर प्लीज़ आप ये डील फाइनल कर दीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर ये पैसे ना मिले तो लोग हमारी जान ले लेंगे। इसके लिए आप जो भी चाहे मैं करने को तैयार हूँ कहकर उसने अपनी साड़ी का पल्लू गिरा दिया। पूरब बोला, सांची चलो यहाँ से, हमें ये डील नहीं करनी। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं बिजनेस में। वो गुस्से से पैर पटकते हुए बोलते हुए बाहर को चल दिया, लेकिन सांची ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, पूरब तुम रुको प्लीज़, देखो ये लड़की वैसी नहीं लगती है, मजबूरी में ऐसा कर रही है, इसके चेहरे से साफ पता चल रहा है। वो माधवी के पास गई। वो अब तक नीचे बैठी रो रही थी। सांची ने उसे पकड़कर उठाया और उसे सोफे पर बिठा दिया और पूछा, देखिए आप ऐसा क्यों कर रही हैं। माधवी रोते हुए बोली, मेरे पापा को उनके पार्टनर ने धोखा दे दिया। मैं कईयों के पास गई, हर कोई मेरा फ़ायदा उठाना चाहता था, पर मैं नहीं मानी। कल पापा को हार्ट अटैक आ गया, वो हॉस्पिटल में है। मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है, मुझे हर हाल में ये डील फाइनल करवानी है। सांची बोली, पूरब ऐसे नहीं है, उनके लिए काम पूजा के समान है, तुम चिंता मत करो, वो आपका हर काम कर देंगे। उसने उसे चुप कराते हुए कहा। पूरब बोला, सांची के कहने पर मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, पर आगे से कभी भी पैसों के लिए खुद को इतना मत गिराना कहकर उसने वो फाइल उठाई और उस पर साइन करके उसे पकड़ाते हुए बोला, ये लो मैंने साइन कर दिए हैं, चलो तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले चलते हैं। माधवी खुश हो गई। वो उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल गई। उसके पापा सच में वहाँ एडमिट थे। पूरब ने सांची से कहा, इसे ले जाकर हॉस्पिटल वालों से बात करो, इनका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। सांची बहुत ही खुश हुई कि पूरब बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसने उसी वक्त जाकर बात कर ली। फिर वो लोग घर वापस आ रहे थे तो सांची बहुत खुश थे। उसने पूरब से कहा, आपने जो भी किया क्या वो मुझे दिखाने के लिए किया या आप ऐसे ही हैं। पूरब बोला, मैं कभी किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करता, मैं वही करता हूँ जो मुझे ठीक लगता है। मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आया था, अगर तुम ना बोलती तो मैं शायद सच में डील तोड़कर निकल जाता और मुड़कर भी नहीं देखता, पर जब तुमने उसका साथ दिया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत हूँ, इसलिए अपनी गलती सुधार ली। सांची बोली, थैंक यू, आपने मेरी बात मानकर ये सब किया। वो लड़की दिखने में सच्ची लग रही थी। हम यूं ही किसी को देखकर उस पर अपनी राय बना लेते हैं, जबकि हमें खुद को उसकी जगह रखकर सोचना चाहिए। वो कुछ सोचते हुए बोली। पूरब बोला, मुझे पता है तुम ऐसी ही हो, इसलिए तो इतनी लड़कियों को छोड़कर तुमसे शादी की। उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। सांची बोली, लेकिन मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट की शादी के लिए हाँ की थी, मेरी तो आपके बराबर बैठने की भी औकात नहीं है। और आप, उसे खुद का पता है वो क्या क्या करती है, इसे कुछ भी पता नहीं है। अगर पता चल गया तो उसी दिन मुझे घर से निकाल देगा। पूरब बोला, जानती हो हीरे का खुद का पता नहीं होता कि वो कितना कीमती हीरा है, वो खुद को पत्थर ही समझता है, पर एक जौहरी उसे पहचानता है और उसे अपने पास रखता है, ये उसकी किस्मत होती है।
सुनकर सांची की आंख भर आती है। वो सोचती है कि वो हीरा नहीं है। वो बोली, असल में आप खुद पारस हैं, जिसे भी छू लेते हो वो सोना बना देते हो, वरना मेरी कोई वैल्यू नहीं है। पूरब बोला, तुम मेरी यानी पूरब मित्तल की पत्नी सांची मित्तल हो, तुम याद रखना और आज के बाद ऐसा नहीं कहना। उसे लगा कि वो अपने अनाथ होने के कारण ऐसा कह रही है। सांची चुप हो गई। वो जानती थी कि वो इसे कुछ बता नहीं सकती थी। वो कैसे बता दे कि वो उसे सचिन बनकर मिलती है और उसे धोखा भी दे रही है। उसे अंदर ही अंदर गिल्ट हो रहा था। वो घर आई तो सभी उसके पास दौड़े आए। कुम्हार बोला, अरे बेटी, कहाँ रह गई थी आप? इस बार ज़्यादा समय लगा दिया। आपके लिए सर बहुत ही परेशान थे। इतने दिन उन्होंने ढंग से खाना भी नहीं खाया। उसकी बात सुनकर सांची को बहुत दुख हुआ। उसने पूरब की तरफ देखा। वो सिर झुकाए अपने बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुरा रहा था। दादाजी घर पर नहीं थे, नहीं तो वो भी सांची से 100 सवाल करते। सांची पूरब के साथ अपने कमरे में गई तो कमरा देखकर हैरान रह गई। जैसा वो छोड़ गई थी सब कुछ वैसा ही पड़ा था। उसका टॉवेल बेड पर पड़ा था। उसने पूरब की तरफ देखा। पूरब अपने घुघराले बालों में हाथ फेरते हुए बोला, वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे नींद नहीं आती थी। तुम्हारी आदत हो गई थी ना, इसलिए तुम्हारा टॉवेल लेकर सो जाता था। सच कहूँ सांची, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हारे बिना रहना मुश्किल है। आगे से कभी मुझे छोड़कर ना जाना। जी नहीं पाऊंगा मैं, कहकर उसने सांची को गले से लगा लिया। सांची ने भी उसके गले में बाहें डाल दी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि पूरब उससे ऐसा कहेगा। वो उसे प्यार करता है, ये कैसे हो सकता है? पूरब बोला, तुम कुछ बोल नहीं रही, क्या तुम मुझे चाहती हो? सांची बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे इस प्यार वार के बारे में कुछ नहीं पता। उसने जानबूझकर नकार दिया। पूरब बोला, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूँगा। अच्छा अब रेस्ट कर लो, कहकर वो वॉशरूम चला गया। सांची खड़ी सोचती रही। फिर वो भी कपड़े बदल कर लेट गई। पूरब आया और उसके पास लेट गया। फिर उसे बाहों में कसकर सो गया। सांची भी उसकी बाहों में सिमट गई। अगले दिन दोनों काम पर चले गए। सारा स्टाफ उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। शिवानी बोली, तुम कल सर के साथ गई थी, क्या सर ने अपनी वाइफ के बारे में कुछ बताया? उसने सांची के पास आकर धीरे से पूछा। सांची बोली, मैडम आप क्या बात कर रही हैं? भला सर मुझसे अपनी वाइफ के बारे में क्यों बताएंगे? उसने बेचारी सी बनकर कहा। अंजू बोली, ठीक तो कह रही है ये, सर की शादी को 1 साल हो गया है, अब तक नहीं बताया तो अब क्या बताएंगे? शिवानी बोली, हाँ ये तो है, सॉरी सांची, मैंने बिना सोचे ही कह दिया। उसने सांची के कंधे पर हाथ रखकर कहा। फिर सब अपना काम करने लगे। कुछ देर बाद सांची के टेबल पर रखा फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया। हेलो सर। पूरब बोला, अंदर आओ। सांची उसके कमरे में आ गई। पूरब बड़ा सा बुके लिए उसके सामने खड़ा था। सांची ने वो बुके साइड में रख कर बोली, ये सब क्या है? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर स्टाफ आपको ऐसे देखकर क्या कहेंगे? वो सब मुझे गालियाँ निकालेंगे कि मैं आपका घर बर्बाद कर रही हूँ। आप मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर दोगे? वो बोल रही थी और पूरब मुस्कुराए जा रहा था। सांची फिर बोली, तुम ऐसे तो थे नहीं, अब ये सब क्यों? पूरब बोला, क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। द ग्रेट पूरब मित्तल को प्यार हो गया है। आई एम इन लव। वो जोर जोर से बोलने लगा। सांची ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप कराया। वो बोली, आप क्या कर रहे हैं? मुझे मरवा कर ही छोड़ोगे? मैं जा रही हूँ, फिर चिल्लाते रहना, कहकर वो उठकर चल दी। पूरब शरारत भरी स्माइल लिए उसे देखता रहा। सांची दिल से खुश थी कि उसने इसे प्रपोज किया, पर उसे अपना सचिन होना और ऑफिस में सबको पता लगने का डर सता रहा था। वो कर भी क्या सकती थी? अगर वो उसके प्यार के बदले प्यार दे तो उसके साथ धोखा होगा, अगर छोड़ देती है तो खुद के साथ धोखा है। वो चुपचाप काम करने लगी। उसने पूरब को कह रखा था कि शाम को वो कुछ घंटे आश्रम में बच्चों के साथ बिताना चाहती है। इस तरह वो सचिन बनकर क्लब में चली जाती थी। उस दिन भी वो सचिन बनकर क्लब में चली गई। वो क्लब में ड्यूटी कर रही थी तो पूरब का फ़ोन आया। उसने उठाकर पूछा, हेलो। हाँ जी, क्या है? उसने जानकर ऐसा कहा ताकि वो चिढ़कर फ़ोन ही ना करे। पूरब बोला, तुम कहाँ हो? सांची बोली, क्लब में। और कहाँ? उसके मुंह से एकदम से निकल गया। फिर वो संभल कर बोली, आपको बताया तो था मैं।
वो कुछ कहती उससे पहले ही पूरब बोल पड़ा, हाँ तुमने कहा था कि तुम आश्रम में जाती हो, इसलिए मैं वहाँ आया हूँ, पर तुम नहीं मिली इसलिए फ़ोन किया। सांची कुछ सोचकर बोली, आप मुझे बात तो पूरी करने देते। मैं बता ही रही थी कि आज मैं रीमा के घर आई हूँ। वैसे आप क्यों आश्रम आए, मेरी जासूसी कर रहे हैं क्या? पूरब बोला, नहीं यार, मैं क्यों तुम्हारी जासूसी करूँगा। वो तो मैं इस साइड आया था तो सोचा तुम्हें लेता चलूँ। मुझे क्या पता मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि तुम यहाँ नहीं मिली, उसने अफसोस जताते हुए कहा। सांची बोली, अच्छा ठीक है, रात को बात करते हैं। उसने जानबूझकर रात कहा। पूरब खुश हो गया। सांची ने फ़ोन बंद करते ही रीमा को फ़ोन किया और उसके फ़ोन उठाते ही बोली, ध्यान से सुन, मैं सचिन के भेष में क्लब में हूँ। मैंने पूरब से कहा था कि मैं आश्रम में जाती हूँ, तो आज वो मुझे देखने आश्रम पहुँच गया और मुझे फ़ोन किया। मैंने कह दिया है कि मैं तेरे साथ हूँ, अगर उसका फ़ोन आए तो तू संभाल लेना, वो उसे समझाते हुए बोली। उस शाम वो जल्दी छुट्टी करके फ्लैट में आ गई और भेष बदल कर रीमा के पास आ गई। रीमा कल से उससे बात करने की सोच रही थी। रीमा बोली, ये चल क्या रहा है? कल तक तू कह रही थी कि तू उसे छोड़कर अब यहाँ रहेगी, फिर कल तू आई नहीं, बस मैसेज कर दिया कि तू पूरब के घर जा रही है। आज फ़ोन करके कह रही है कि वो तुझे ढूंढ रहा है। मुझे तो तेरी कुछ समझ ही नहीं आ रही। सांची बोली, समझ तो मेरे को भी कुछ नहीं आ रहा। आखिर ये ज़िंदगी मुझसे चाहती क्या है? पूरब और किरण की नज़दीकियों के कारण तुझे पता नहीं कि मैं कितनी परेशान थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ने की बात सोची थी। लेकिन जब मैंने उससे बात की तो वो मेरे पीछे ही पड़ गया और कहता है कि वो मुझे प्यार करता है और मेरे लिए सब लड़कियों को छोड़ देगा। यहाँ तक कि 2 दिन से उसने ड्रामा कर रखा है, ऑफिस में मेरे सिवा किसी लड़की को नहीं बुलाता। आज तो हद कर दी, बुके लेकर आ गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुश हूँ या रोऊँ। अगर मैं उसे ना करती हूँ तो ये खुद को धोखा देना होगा, और अगर हाँ करती हूँ तो उसको धोखा देना होगा। मेरा मतलब है, इस तरह सचिन बनकर उसे धोखा देना होगा। सचिन बने रहना मेरी मजबूरी है, इसलिए मुझे उससे झूठ बोलते रहना पड़ेगा। रीमा बोली, तुम उसे बता दो, जितना मैं पूरब को जानती हूँ वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, या तुम चुपचाप कोई बहाना करके सचिन बनना छोड़ दो, उसने सलाह दी। सांची बोली, तुम्हें क्या लगता है मैंने किया नहीं था? जब हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई तब मुझे इसी तरह डर सता रहा था कि कहीं वो मुझे पहचान ना ले। इसलिए मैंने माँ के बीमार होने का बहाना बनाकर उन्हें कहा कि अब मैं क्लब में नहीं आऊँगा और गांव जाकर रहूँगा। तब उन्होंने मुझे खूब सारे पैसे दिए और मुझे अपनी माँ का ध्यान रखने को कहकर चले गए। लेकिन ये चारों मुझे फ़ोन कर लेते थे, फिर ये मुझे आने के लिए कहने लगे। दूसरी तरफ मेरे साथ काम करने वाले एलो और पिंक को भी गुजारे के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो 1-2 काम करने ही पड़ते हैं। ये तो करना ही पड़ेगा जब तक उसके पास और कोई काम नहीं आता। रीमा बोली, ये तो मुश्किल हो गई है। चल, जो भी करना सोच संभल कर करना। अब अगर पूरब ने कहा है कि वो तुम्हें प्यार करता है तो तुम उसे अपना ख्याल बदलने का कोई मौका मत देना। उसे कस के अपने साथ जोड़े रखना, उसने अच्छी दोस्त की तरह कहा। सांची बोली, हाँ मैं भी यही सोच रही थी। चल मेरी छोड़, तू अपनी बता, तेरी और अमित की कहानी कहाँ तक पहुँची? उसने बेड पर बैठते हुए रीमा को छेड़ा। रीमा बोली, हमारा कुछ नहीं है, रोज़ लड़ाई होती है, रोज़ सुलह हो जाती है। सांची बोली, सुलह उसी की तरह से होती होगी क्योंकि तू तो माफ़ी नहीं मांगती होगी, वही बेचारा मांगता होगा, है ना? उसने रीमा का पता था। रीमा बोली, जब गलती उसकी होती है तो माफ़ी भी वही मांगेगा, कहकर वो हंस पड़ी। सांची भी हंस दी। कुछ देर रीमा के साथ बिताने के बाद सांची अपने घर चल दी। रीमा उसे नीचे छोड़ने आई और उसका बाइक देखकर बोली, यार किसी दिन टाइम निकाल, दोनों बाइक पर लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। सांची बोली, क्यों? अमित भैया नहीं लेकर जाते तुझे बाइक पर लॉन्ग ड्राइव पर? रीमा बोली, मैं उसके साथ क्यों जाऊं? मुझे तेरे साथ जाना है। तू नहीं ले जाएगी तो रहने दे, उसने मुंह बनाकर कहा। सांची बोली, अरे नहीं यार, मैं क्यों नहीं ले जाऊंगी, बता कब चलना है? सुनकर रीमा खुश हो गई और बोली, कल मुझे काम है, ऐसा करते हैं परसों चलते हैं। ओके। सांची बोली, डन। अब चलूं, देखूं क्या कहता है। रीमा ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, कहना क्या है? ऐसे बाहों में भरकर कहेगा, तुम मुझसे दूर मत जाया करो, ऐसे ही मेरी बाहों में रहा करो, कहकर वो उसे किस करने लगी। सांची उसे दूर हटाते हुए बोली, मैडम मैंने तुझसे नहीं पूछा। अच्छा बाय, मैं चलूं, कहकर वो बाइक स्टार्ट करके चली गई और उसे देख रीमा मुस्कुराती रही।
पूरब कब का घर आ गया था। वो कमरे में बैठा अपना काम कर रहा था। सांची अंदर आई तो उसने आगे आकर उसे गले से लगा लिया और बोला, तुम कहाँ चली गई थी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, कहकर उसने उसके गाल पर किस कर दिया। सांची को रीमा की बात याद आ गई। वो हंस पड़ी। पूरब ने उसकी तरफ देखा और बोली, क्या हुआ, तुम हंसी क्यों, मैंने कोई जोक तो नहीं सुनाया। सांची बोली, नहीं, वो मुझे रीमा की बात याद आ गई। पूरब बोला, तुम ऐसे मौके पर रीमा को याद कर रही हो, तुम्हारा मैं क्या करूं। सांची हंसकर बोली, नहीं वो बात नहीं है, वो मुझे यही कह रही थी कि जब मैं घर जाऊंगी तो आप क्या करोगे, और उसने बिल्कुल ऐसे ही करके दिखाया था, इसलिए हंसी आ गई। पूरब हैरान होकर उसका मुंह पकड़कर अपनी तरफ करते हुए प्यार से बोला, क्या करके दिखाया था। सांची शर्माते हुए उसे पीछे धकेलते हुए बोली, मैं नहीं बताती, कहकर वो उससे छूटकर भाग गई और टॉयलेट में घुस गई। पूरब वहीं खड़ा अपने खाली हाथ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। फिर उसने कुमार को फ़ोन करके कमरे में डिनर लाने को कहा। खाना आने तक सांची भी कपड़े बदल कर आ गई थी। दोनों ने एक साथ डिनर किया। वो बोला, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने आश्रम गया था पर खुद ही सरप्राइज़ हो गया, तुम वहाँ मिली ही नहीं, पर बच्चों के साथ समय बिताकर बहुत मज़ा आया। सांची बोली, आपसे एक बात पूछूं। पूरब बोला, पूछो। सांची बोली, तुम मुझ पर शक करते हो। उसकी बात सुनकर पूरब खाना खाते खाते रुक गया और बोला, तुमने ऐसी बात क्यों कही, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम पर शक करता हूँ। उसे लगा कि इसे किसी ने कुछ कहा होगा। सांची बोली, मैं ऐसा नहीं कह रही, आप मुझे ढूंढने आश्रम गए तो मुझे लगा शायद आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है, इसलिए पूछ रही हूँ। पूरब उठकर उसकी तरफ आया और उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मैं तुम पर कभी शक कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और वहाँ भी मैं सिर्फ इसलिए ही गया था तुम्हें लेने। सॉरी अगर तुम्हें ऐसा लगा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। उसने प्यार से उसके हाथ चूमते हुए कहा। सांची बोली, आप क्यों सॉरी कहते हो सकता है गलती मुझसे ही हो गई हो, आप मुझे फ़ोन किए बिना ही आश्रम चले गए, बस इसलिए ही मैंने ऐसा पूछा, आप बुरा मत मानिएगा। उसे एहसास हुआ कि उसने यूं ही पूरब को कह दिया। पूरब बोला, कोई बात नहीं, चलो खाना खा लो। पूरब ज़्यादा सोचने वालों में से नहीं था। उसने बुरा नहीं माना, उसे बस सांची की खुशी चाहिए थी। सांची बोली, पापा और दादाजी कहाँ हैं, मेरा मतलब अब तक बिजनेस ट्रिप से नहीं आए। सांची जब से वापस आई थी तब से उन्हें घर में नहीं देखा था, इसलिए पूछा। पूरब बोला, वो लोग लंबी छुट्टी पर चले गए हैं, वो अपने गांव की हवेली में चले गए हैं, दादाजी को वहाँ का माहौल अच्छा लगता है, पापा भी सब कुछ मेरे सहारे छोड़कर चले गए, उसने कहा। सांची को पूरब बहुत ही अकेला सा लगा। उससे अब उसे छोड़कर जाने का अफसोस हो रहा था, पर वो कुछ नहीं बोली। दोनों ने चुपचाप खाना खाया, फिर वो सो गए। पूरब ने हमेशा की तरह उसे बाहों में भर लिया, फिर उसके माथे को चूम कर उसे गले से लगाकर सो गया। सांची को भी उसकी बाहों में जल्दी ही नींद आ गई। उस दिन के बाद पूरब ने कभी सांची का पीछा नहीं किया और ना ही उससे पूछा कि वो कहाँ जा रही है। वो रोज़ सांची बनकर कंपनी जाती, फिर शाम को सचिन बनकर क्लब जाती। एक दिन एलो का फ़ोन आया। वो बहुत घबराया हुआ था। वो बोला, बहुत बड़ी मुश्किल हो गई, किसी ने पिंक को पकड़ लिया है और कह रहा है कि तुमसे बात करनी है। सुनकर सचिन भी घबरा गया। वो बोला, ठीक है, मैं अभी अड्डे पर आता हूँ, कहकर वो क्लब में बताकर अपने डिटेक्टिव वाले ऑफिस पहुँच गया। वहाँ एलो उसकी वेट कर रहा था। उसे देखते ही उसके पास आया और बोला, अब हम करेंगे क्या, पता नहीं वो उसके साथ क्या करेंगे। सचिन बोला, तुम इस तरह घबराओ मत, हम मिलकर कुछ करते हैं, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा, कहकर उसने लैंडलाइन फ़ोन चेक किया। जो लास्ट कॉल आया था उस पर कॉल किया। दूसरी तरफ से एक कड़कदार आवाज़ आई, आ गया तू, अब सुन, अगर अपना आदमी चाहिए तो मेरा माल पैसों समेत वापस कर दे, सुना। सचिन बोला, कौन सा माल, कौन सा पैसा, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई आपको, हम तो छोटे मोटे जासूस हैं, हम आपके जैसे गैंगस्टरों के माल या पैसों को लेना तो दूर, हम तो उसे देखते भी नहीं, हमें अपनी हदें पता है, आप ध्यान से देखो, कोई हमारा नाम लेकर तेरा माल उड़ा रहा है। दूसरी तरफ वाला बोला, तू मुझे पागल समझता है, मुझे मेरे खास बंदे ने बताया है, वो मुझे झूठ नहीं बोल सकता। सचिन बोला, बस यही धोखा खा रहे हो दोस्त, इस धंधे में किसी पर भरोसा ना करना, तू मेरा बंदा भेज दे, मैं तुझे कुछ फ़ोटोज़ भेज दूंगा,
तुझे पता चल जाएगा कौन तेरा खास है और कौन नहीं, उसने अकड़ कर कहा। सामने वाला आदमी बोला, भेज फिर फोटो भेज, मैं भी देखूं कि क्या है, अगर झूठ निकला तो। सचिन बोला, झूठ? अरे एक बार भगवान पर शक कर लेना, पर मेरी बात पर मत करना, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अगर झूठ बोलता तो आज तेरी जगह होता। रही फोटो की बात, तो फोटो मैं अपने आदमी के आने के बाद भेजूंगा, उसने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। वो बोला, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मिलने आ जाओ, जगह मेरी पसंद की और टाइम तुम्हारी मर्जी का, तुम फोटोज ले आना, मैं तुम्हारे बंदे को ले आऊँगा। सचिन को सोच कर बोला, ठीक है, जगह बताइए, आधे घंटे में मैं वहाँ पहुँचता हूँ, कहकर वो उनके मैसेज का इंतज़ार करने लगा। तभी मैसेज आ गया। सचिन ने एलो को बताया, उसने महक होटल में बुलाया है, चलो चले। वो उसी वक्त बाइक पर एलो को बैठा कर महक होटल पहुँच गया। वहाँ वो सीधे बताए हुए कमरे में गया। कमरे के अंदर गया तो देखा कि सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने एक आदमी बैठा था। वो जाकर उसके सामने बैठ गया। उसने सचिन को नीचे से ऊपर तक देखा। वो बोला, तू तो अभी बच्चा है और तूने मुझसे राणा से टकराने की कोशिश की। सचिन बोला, हाँ मैं अभी बच्चा ही हूँ, तो मैं आपसे टकराने की सोच भी कैसे सकता हूँ। आपको पहले भी बताया है कि आपको गलतफहमी हो गई है। मैं तो लोगों की जासूसी करता हूँ। कोई पत्नी अपने पति की जासूसी करवाती है तो कोई पति अपनी पत्नी की जासूसी करवाता है। बस यही काम करता हूँ मैं। राणा बोला, अच्छा, अगर मैं किसी की जासूसी को कहूँ तो करेगा? सचिन बोला, हाँ, अगर मेरे बस में हुआ तभी काम पकड़ूंगा, नहीं तो जवाब दे दूंगा। लेकिन अब जिस काम के लिए आए हैं पहले वो कर लें। मेरे साथी बेचारे बहुत गरीब हैं। अब हमें एक काम से सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 हज़ार ही मिलता है। अब 3 बंदों में बांटने से एक के हिस्से 10-11 हज़ार मुश्किल से ही आते हैं। फिर ऐसे केस कौन से रोज़ रोज़ मिलते हैं, महीने में एक आध केस मिलते हैं। अगर हम ऐसे होते जैसे आप कह रहे हैं तो हम पैसे वाले होते। राणा बोला, पर मैंने तो कुछ और सुना है। चल छोड़ इन बातों को, असल मुद्दे पर आ, फोटो दिखा। सचिन बोला, मेरा बंदा कहाँ है? राणा ने ताली बजाई तो एक आदमी पिंक को लेकर आ गया। पिंक भी भोला सा मुंह बनाकर आकर सचिन के पैरों में गिर गया। मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। राणा बोला, एक बात माननी पड़ेगी, इसे इतना तंग किया पर इसके मुंह से तुम्हारे काम के बारे में एक भी शब्द नहीं निकला। सचिन बोला, बस यही कुछ कमाया है जी मैंने, आपने इसे लाकर अपना वादा पूरा किया, अब मेरी बारी है, ये लीजिए, कहकर उसने अपने फ़ोन से कुछ फ़ोटोज़ राणा को सेंड कर दी। राणा ने वो फ़ोटोज़ देखी तो उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। वो गुस्से से लाल हो गया था। उसने सचिन को हाथ मारकर वहाँ से जाने का इशारा किया। सचिन एलो और पिंक को लेकर जल्दी से वहाँ से निकल गया। उसने दोनों को अपने बाइक पर बिठाया और वहाँ से दूर आकर रुके। फिर उसने उन दोनों से कहा, देखो आज तो बच गए, लेकिन हर बार कोई राणा नहीं होता, इसलिए खुद को छुपाकर और बचा कर रखो, समझे। उन्हें उनके घर छोड़कर वो जल्दी से फ्लैट पर आ गया और फिर से सांची बनकर रीमा के फ्लैट में आई, पर रीमा वहाँ नहीं थी तो वो भी वहाँ से चली आई। घर आकर उसने देखा कि पूरब अभी घर नहीं आया था। उसे घर खाली खाली लग रहा था। वो अपने बेड पर लेट गई। लेटते ही उसे नींद आ गई। उसे पता ही नहीं चला पूरब कब आया। पूरब ने उसे प्यार से देखा, फिर वो नीचे आया और कुमार से पूछा, सांची ने खाना खा लिया क्या? कुमार बोला, नहीं सर, वो जब से आई हैं ऊपर ही हैं। मैंने खाने के लिए पूछा था तो वो बोली कि आपके साथ खाएंगी। अब ले आऊँ खाना? पूरब बोला, पहले उसे उठ जाने दो, तुम खाना तैयार कर लो, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, कहकर वो ऊपर आ गया। उसने सांची को धीरे से जगाया। सांची, उठो, खाना खा लो बच्चा, उसने प्यार से उसे हिलाते हुए कहा। सांची ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा और बोली, आ गए आप, खाना खाया? पूरब बोला, मैं अभी आया हूँ, खाना खाने के लिए ही तो तुम्हें जगा रहा हूँ, चलो खाना खाएं। यहीं खाना है कि नीचे चलोगे? सांची बोली, जैसा तुम कहो। पूरब बोला, चलो फिर नीचे चलते हैं, कहकर उसने रूप के लैंडलाइन से कुमार को फ़ोन किया। अंकल, हम नीचे ही आ रहे हैं, आप खाना लगाइए। फिर दोनों ने एक साथ खाना खाया। अगले दिन वो कंपनी में आई तो उसकी टेबल पर रेड रोजेस का बुके था और उसके साथ एक कार्ड था जिस पर आई लव यू लिखा था। उसे लगा कि यह सब फिर से पूरब ने किया होगा। वो सीधे पूरब के कमरे में आ गई और बोली, पूरब, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें उस दिन रोका तो अब तुमने मेरे टेबल पर फूल रख दिए
और यही नहीं, साथ में आई लव यू वाला कार्ड भी रख दिया। आप ऐसा क्यों करते हो? पूरब की तो शक्ल देखने लायक थी। वो अपनी सीट से उठा और उसके पास आकर बोला, कौन से फूल और कौन सा कार्ड, चलो दिखाओ मुझे, कहकर वो आगे चल दिया। सांची को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन फिर वो उसे रोकने भागी, पर तब तक वो उसके टेबल पर पहुंच चुका था। वो दरवाजे पर खड़ी थी जब पूरब बुके को उलट पलट कर देख रहा था। शिवानू, अंजू और विमल तीनों पूरब के आते ही खड़े हो गए थे। सभी हैरानी से उसे ही देख रहे थे। उसने बुके उठाकर गुस्से से नीचे फेंका, फिर कार्ड उठाकर देखने लगा। पूरब ने गुस्से से विमल की तरफ देखा और पूछा, ये तुमने रखे हैं? विमल बोला, नहीं सर, मैंने नहीं रखा। अगर मैं सांची को पसंद करता तो मैं उसे सीधे सीधे बता देता, ऐसे बिना बताए बुके नहीं रखता। पूरब बोला, ठीक है। फिर वो सीट से बोला, सीट पता करो ये किसका काम है, कहकर वो वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगा। फिर पीछे मुड़ा और सांची से बोला, सांची मेरे कमरे में आओ, कहकर वो चल दिया। सभी सांची को देख रहे थे। वो उन्हें सॉरी भरी आंखों से उनकी तरफ देखते हुए पूरब के पीछे चली गई। पूरब बोला, तुम्हें कैसे लगा कि फूल भेजने वाला मैं हूँ? वो कमरे में आते ही बोला। सांची बोली, आप भी हद करते हो। मुझे फूल मिलेंगे तो मैं आपके बारे में ही सोचूंगी, मैं किसी और के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? पूरब बोला, तुम्हें किसी पर शक है? कमाल है, पूरब मित्तल की वाइफ को कोई और बुके भेजे, और वो भी गुलाब के फूल। एक बार सामने तो आ जाए, कमीने को छोड़ूंगा नहीं। सांची बोली, आपने इस तरह रिएक्ट क्यों किया? अब मैं बाहर जाकर उन सबको क्या कहूँगी? पूरब बोला, तुम इसकी चिंता ना करो, मैं खुद ही संभाल लूँगा। तभी सांची का फ़ोन बजने लगा। रीमा का फ़ोन आया था। उसने फ़ोन उठाया। हेलो सांची, क्या हाल है? बुके मिला? पसंद आया? सांची बोली, क्या वो तूने भेजा था? उसने हैरानी से पूछा। पूरब भी उसे हैरानी से देख रहा था। रीमा बोली, क्यों, मैं नहीं भेज सकती? सांची बोली, भेज तो सकती है, पर तुझे पता है पूरब ने कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया? रीमा बोली, क्या? मैं तेरी कंपनी के नीचे ही थी, अभी ऊपर आती हूँ, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। सांची बोली, ये रीमा ने भेजे थे, वो ऊपर आ रही है, मैं अपनी सीट पर चलती हूँ, कहकर वो अपनी सीट पर चली गई। वहाँ सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। वो तीनों उसके पास आए। फिर शिवानी बोली, सांची तुम घबराना मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सांची विमल से बोली, सर सॉरी, मेरी वजह से पूरब सर ने आपको सुनाया, उसने अफसोस जताते हुए कहा। विमल बोला, अरे नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। पूरब सर की जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो गुस्सा आएगा ही, लेकिन तुमने पहले हमें क्यों नहीं बताया? सर को क्यों बताया? सांची बोली, मैंने उन्हें नहीं बताया हुए तो सर ने खुद ही कैमरे में देख लिया और मुझे पूछा कि किसने भेजे हैं, तो मैंने कह दिया कि मुझे नहीं पता। बस इसी बात पर वो आकर बोलने लगे। उसने अपनी तरफ से सफाई दी। वो नहीं चाहती थी कि ये लोग कुछ गलत समझे। विमल बोला, ओह सॉरी, मुझे लगा शायद तुम सर से मदद मांगने गई हो। अगर आगे से ऐसा होगा तो तुम हमें बताना, हम तुम्हारे साथ हैं। सांची ने सिर हिलाकर ओके कहा और बोली, मुझे अभी पता चला कि ये मेरी फ्रेंड ने भेजा है, वो अभी आ ही रही है। शिवानी बोली, अच्छा तुम्हारी फ्रेंड ने भेजे हैं? चलो पता तो चला कि किसने भेजे हैं, नहीं तो सर पूरी कंपनी को उथल पथल कर देते। अंजू बोली, हाय, काश किसी ने मुझे बुके भेजा होता तो सर मेरे लिए भी औरों से लड़ते, वाह मज़ा आ जाता। विमल बोला, अरे वो ड्रीम गर्ल, अपने सपनों से बाहर आओ। तुम में और सांची में कितना फ़र्क है, सब जानते हैं। तुम्हें कोई फूल भेजेगा तो तुम तो खुद ही सारी दुनिया को बताती फिरोगी। फिर सर तो क्या, हम भी तुमसे ना पूछते? सुनकर सब हंस दिए। अंजू भी हंसते हुए पैर मलने लगी। तभी रीमा वहाँ आ गई। वो भागकर सांची के पास गई और चिल्लाते हुए बोली, कैसे लगे मेरे भुजे हुए फूल? कहते हुए उसने सांची को आंख मारी। सांची ने उसे चुप कराया और बोली, चुप, ये ऑफिस है, यहाँ शोर मत मचाओ। रीमा बोली, अच्छा जी, चुप हो जाती हूँ, अपनी फ्रेंड से तो मिलाओ। तब सांची ने उसे सबसे मिलाया। ये शिवानी मैडम, ये अंजू और ये विमल सर हैं, ये है मेरी फ्रेंड रीमा। सभी आपस में मिले। तभी वहाँ पूरब आ गया और बोला, सांची अपनी फ्रेंड से हमें नहीं मिलवाओगी? सांची बोली, क्यों नहीं सर, ये मेरी फ्रेंड रीमा है, और रीमा ये हमारे बॉस पूरब हैं। रीमा बोली, ओ हेलो, आपका बहुत नाम सुना है, कई मैगजीन्स में आपकी फ़ोटोज़ भी देखी है, पर आप अपनी फ़ोटोज़ से कहीं ज़्यादा हैंडसम हैं। वो पूरब के पास आकर बोली। पूरब बोला, इस तारीफ़ के लिए थैंक यू।
रीमा बोली, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? उसने सांची की तरफ देखकर पूछा। सब उसे देखते रह गए। पूरब ने अपने घुघराले बालों में हाथ मारा, फिर बोला, जी नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर सी वाइफ है मेरे पास। उसने भी सांची की तरफ देखते हुए कहा। रीमा बोली, सो सैड। अगर आप सिंगल होते तो मैं अपनी फ्रेंड के लिए आपसे पूछने वाली थी, वो भी सिंगल है ना? उसने सांची की तरफ इशारा करके कहा। सांची ने उसकी बाह को झटक कर उसे घूर कर देखा। पूरब बोला, सांची, अगर अपनी फ्रेंड के साथ जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, काम कल कर लेना। कहकर वो अपने कमरे में जाने को मिड़ा, फिर वापस सांची को देखा और बोला, वो डिलाइट प्रोजेक्ट की फाइल मुझे देकर जाना। वो चला गया। सांची रीमा को वहीं छोड़कर पूरब को फाइल देने गई। उनके कमरे में आते ही पूरब ने पूछा, सब ठीक रहा? कुछ गड़बड़ तो नहीं की? सांची बोली, नहीं, सब ठीक था, मैं जाऊँ रीमा के साथ? उसके पूछते ही पूरब ने उसे बाहों में भर लिया और बोला, जब मैंने सब ठीक किया है तो मुझे इनाम भी दो। उसने बच्चों की तरह अपना गाल आगे करते हुए कहा। सांची को पता था कि ये किस लिए बिना मानेगा नहीं, सो वो आगे हुई और उसके गाल पर किस करके जाने लगी। तो पूरब ने उसे पकड़कर अपनी बाहों में कस लिया और बोला, जल्दी वापस आ जाना। सांची ने सर हिलाकर ओके कहा और वहाँ से चली गई। रीमा और वो इधर उधर घूमते रहे। वो लोग मूवी देखकर वापस आ रहे थे कि सांची का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा अमित का फ़ोन है, पर यह फ़ोन सचिन वाले नंबर पर आया था। सांची सचिन की आवाज़ में बोली, हेलो सर, कैसे हो? आज बहुत दिन बाद याद किया है। अमित बोला, सचिन, तुमसे एक काम था। सुनो, मेरा एक क्लाइंट है, उसे अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेना है। उसे शक है कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ चक्कर है। मैंने फ़ोन इसलिए किया है कि ये केस तुम लो। मुझे उस लेडी की जासूसी करके बताओ। अमित बोला। सचिन बोला, हो के आसान है, आप उस लेडी की डिटेल्स और एड्रेस मुझे सेंड कर दीजिएगा, बाकी मैं देख लूँगा। रीमा बोली, तुम उसका काम फ्री में मत करना, बहुत पैसे वाला है वो, जितने बनते हैं उससे डबल लेना। उसे इस बात से चिढ़ थी कि अमित ने उसके केस के उसकी फीस के नाम पर बहुत सारे पैसे लिए थे। सांची बोली, क्या बात है, अपने ही बॉयफ्रेंड से ऐसी चिढ़? हुआ क्या है? रीमा बोली, चिढ़ू ना तो और क्या करूं? माना कि उस वक्त हमारी फ्रेंडशिप नहीं हुई थी, पर वो जानता था कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। फिर भी उसने मुझसे इतनी फीस ली थी, इसलिए कह रही हूँ कि जितने निकाल सकती हो निकाल लो। सांची ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। फिर दोनों फ्लैट में आ गई। सांची ने येलो और पिंक को कॉन्फ्रेंस कॉल की। हेलो, एक काम मिला है, एक औरत की जासूसी करनी है। उसके हस्बैंड ने उससे तलाक लेना है और वो चाहता है कि पत्नी की जासूसी करके उसके किसी चक्कर के बारे में पता करना है। संभल कर करना, कोई दिक्कत हुई तो मुझे फ़ोन करना। वो दोनों समझ गए। तब उसने उन्हें एड्रेस और फ़ोटो भेज दिए। फिर वो खुद सचिन बनकर क्लब आ गई। आज क्लब में बहुत ही रश था। वो अपने रोज़ का काम करके ऑफिस में बैठकर बाहर ध्यान रख रहा था। डांस फ्लोर पर 3-4 लड़कियां डांस कर रही थीं। तभी वहाँ 2 लड़के आ गए। वो उनके साथ ही डांस करने लगे और बहाने से उन्हें छेड़ने लगे। वो लड़कियां उन्हें पीछे हटा रही थी, पर वो मान ही नहीं रहे थे। तब सचिन उठकर वहां आ गया। उसने उन लड़कों को पकड़कर बाहर निकालने का ऑर्डर दे दिया। उन लड़कों में से एक सचिन से बोला, 2 टके के मैनेजर, तुझे पता भी है कि हम कौन हैं? अभी फ़ोन करता हूँ। उसने किसी को फ़ोन किया। थोड़ी देर खुद बात की, फिर फ़ोन सचिन को पकड़ा दिया और बोला, ये ले बात कर अपने बाप से। सचिन रोज़ ऐसों से मिलता ही रहता था। उसने फ़ोन लिया और बोला, हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से एक लड़की बोली, हेलो सचिन, मैं किरण बोल रही हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, इन्हें क्लब से क्यों निकाल रहे हो? इन्हें अंदर ले जाओ। सचिन बोला, देखिए, आपके ये दोस्त यहाँ लड़कियों को तंग कर रहे हैं। मुझे ऊपर से आर्डर आए हैं कि मैं ऐसे लोगों को बाहर निकाल दूँ, सो मैं वही कर रहा हूँ। किरण को गुस्सा आया। वो बोली, तुम मुझे जानते नहीं, तुम मुझे जवाब दे रहे हो? सचिन बोला, देखिए, रूल्स आर रूल्स, कहकर उसने फ़ोन रख दिया और उन दोनों को क्लब से बाहर निकाल दिया। किरण को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से बोली, इस सचिन को तो मैं ऐसा मज़ा सिखाऊंगी कि वो याद रखेगा। किरण ने क्लब से निकाले दोस्तों को फ़ोन किया और अपनी कार लेकर उनके पास चली गई। वो बोली, सॉरी भैया, एक्चुअली ये लोग रूल्स के पक्के हैं, पर आप फिक्र ना करना, उससे ऐसा बदला लूँगी कि याद रखेगा। वो वापस घर आई। उसने कार में ही अपना मेकअप ख़राब किया और अपना कमीज़ फाड़ा और रोते हुए अंदर गई। सूरज लिविंग रूम में ही बैठा था। वो किरण को इस हालत में देखकर भागकर उसके पास आया और बोला,
ये क्या हुआ, किसने किया ये सब, किसकी मौत आई है? वो गुस्से से पागल होकर बोला। किरण रोते हुए उससे लिपट गई और बोली, भैया उस सचिन ने, बस उसका इतना कहना था कि सूरज गुस्से से भरा हुआ क्लब की तरफ चल दिया। क्लब में उन दोनों को निकाल कर सचिन अपना काम करने लग गया। उसने पूरब को सारी रिपोर्ट कर दी थी और कुछ ही देर में पूरब वहाँ आ गया। उसने सीसीटीवी फुटेज देखी और बोला, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए, चाहे कोई भी उसकी सपोर्ट करे, कभी मानना नहीं। वो किरण के फ्रेंड्स से तो इससे कुछ नहीं बदलता, गुड जॉब। तभी बाहर शोर सुनकर वो लोग बाहर आए। बाहर सूरज आया था और आते ही वो सचिन को पुकारने लगा। सचिन को देखते ही उसने सचिन को थप्पड़ मारा और उसे पीटने लगा। पूरब ने बीच में आकर उसे बचाया तो सूरज पूरब से भी भिड़ गया। सूरज बोला, पूरब पीछे हो जाओ, मैं इस सचिन को छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने किरण के साथ ऐसा कैसे किया? वो पूरब के पीछे खड़े सचिन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि पूरब उसे पकड़ने नहीं दे रहा था। पूरब बोला, सूरज तुम इतनी सी बात के लिए इसे ऐसे मार रहे हो? सूरज बोला, तुम उसे इतनी सी बात कह रहे हो, ये इतनी सी बात नहीं है, इसने किरण की। पूरब बोला, किरण की बात नहीं मानी तो उसका कारण भी तो है, वो लड़के लड़कियों को छेड़ रहे थे। सूरज बोला, क्या इस सचिन ने ये बताया तुम्हें और तुमने मान ली? इसे मुझे सौंप दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूरब बोला, सूरज अगर इसका कोई कसूर होता तो मैं इसे खुद सजा देता, पर मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी है, वो लड़के गलत थे, इसलिए सचिन ने उन्हें मारा था। सूरज बोला, कौन लड़के? इस सचिन ने तुम्हें जो कह दिया तुमने वही मान लिया। तुम्हें कह रहा हूँ कि इसे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो आज से अपनी दोस्ती खत्म। वो गुस्से से बोला। पूरब को भी गुस्सा आ गया। वो बोला, सूरज तुम इतनी सी बात पर दोस्ती तोड़ने की बात कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? सूरज चिल्लाकर बोला, मेरा दिमाग तो ठीक है लेकिन तुम्हारा खराब हो गया है, जो इतनी बड़ी बात को छोटी सी बात कह रहे हो। किरण का कोई भी मामला छोटा नहीं है, फिर इसने तो उसकी इज्जत पर हाथ। उसे फिर गुस्सा आया। वो गुस्से में सचिन की तरफ बढ़ा पर पूरब ने उसे रोक दिया। पूरब बोला, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, किरण झूठ बोल रही है। सूरज बोला, तुम अब हद कर रहे हो पूरब, एक तो उसने किरण के साथ ऐसा किया, दूसरा अब झूठ बोल रहा है और तुम भी उसी का साथ दे रहे हो। कहकर उसने पूरब को मुक्का मारा। पूरब पहले तो उसे रोकता रहा, फिर उसने भी सूरज को मुक्का मारा। दोनों में लड़ाई हो गई। दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। सचिन उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा पर वो रुके नहीं। तब उसने निखिल को फ़ोन किया। हेलो सर, आप जल्दी क्लब हाउस आइए, सूरज बॉस और पूरब सर बुरी तरह से लड़ रहे हैं। ये सुनकर निखिल उसी वक्त चल पड़ा और कुछ ही देर में वहाँ आ गया। उसने आते ही उन दोनों को लड़ने से हटाते हुए बोला, क्या हो गया है तुम दोनों को, क्यों इस तरह लड़ रहे हो? सूरज बोला, तुम हमारे बीच में मत आओ, नहीं तो अपनी दोस्ती भी खत्म। इसने इतने सालों की दोस्ती छोड़कर इस 2 टके के लड़के का साथ दिया है। पूरब बोला, मैंने दोस्ती नहीं तोड़ी, दोस्ती तुमने तोड़ी है। किरण की बात मानकर मैं कह रहा हूँ कि मैं सच्चाई जानता हूँ, पर ये सुने तब ना। निखिल बोला, तुम दोनों चुप हो जाओ, फिर बताओ बात क्या है। सूरज बोला, इस कमीने सचिन ने किरण पर हाथ डाला, मैं इसका हाथ तोड़ दूंगा। पूरब बोला, निखिल तुम अंदर जाकर फुटेज देखो, तुम्हें सच्चाई पता लग जाएगी। मैं इसे कह रहा हूँ कि किरण झूठ बोल रही है। निखिल फुटेज देखने को तैयार हुआ तो सूरज बोला, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ उस कमीने को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो हमारी दोस्ती खत्म, फिर मुझे दोष ना देना। पूरब बोला, तुम्हें जो करना है कर लो, सचिन तो तुम्हें मिलेगा नहीं। कहकर उसने सचिन को अपने पीछे कर लिया। सूरज गुस्से में उसे मारने आया तो निखिल उसके आगे आ गया। उसे पता था कि किरण कैसी है। सूरज बोला, ठीक है, आज से अपनी दोस्ती खत्म, उस कमीने को तो मैं बाद में देख लूँगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। कहकर वो वहाँ से चला गया। सचिन रो पड़ा। पूरब बोला, अब तुम क्यों रो रहे हो? सचिन बोला, मेरी वजह से आपकी वर्षों की दोस्ती टूट गई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस किरण के दोस्तों को बाहर निकाला था। निखिल बोला, अरे तुम क्यों रोते हो, हमें तो चलता ही रहता है, हर दूसरे दिन दोस्ती तोड़ने की बात होती है। पर एक बात कहूँ, तुम कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, इसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो आ जाना, उसने सचिन से कहा। सचिन बोला, लेकिन इससे तो ये साबित हो जाएगा कि वो सही है और मैं गलत। पूरब बोला, बात सही या गलत की नहीं है, सही गलत तो तुम तब साबित कर पाओगे अगर जिंदा बचोगे। उसका गुस्सा हमें पता है, हम उसे समझाएंगे और साबित कर देंगे कि तुमने कुछ नहीं किया, तब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा
और सब ठीक हो जाएगा। सचिन चुपचाप सुनता रहा। निखिल बोला, ऐसा करो, कुछ दिन के लिए अपने घर हो आओ, लेकिन इससे बचकर रहना। सचिन की समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके लिए अंडरग्राउंड होना बहुत आसान था, वो सांची बनकर रह सकती थी। पूरब बोला, तुम अभी यहाँ से निकल जाओ, वो चला गया होगा और अपने आदमियों को तुम्हारे पीछे लगाएगा, तब तक तुम गांव चले जाना। निखिल, तुम इसे छोड़ दो। वो जल्दी घर जाना चाहता था, इसलिए निखिल से कहा, लेकिन सचिन ने मना कर दिया। वो बोला, सर मैं अकेला ही चला जाऊंगा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। सचिन ने देखा कि पूरब के होठों से खून आ रहा है, उसके चेहरे पर भी निशान पड़ गए थे। उसने उसके पास आकर उसकी चोट को देखने के लिए हाथ बढ़ाया तो पूरब पीछे हट गया और बोला, कोई नहीं, मामूली सी चोट है, निखिल देख लेगा, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। सचिन पीछे हट तो गया, पर उसके अंदर की सांची का दिल घबरा रहा था और अफसोस कर रहा था कि उसकी वजह से इतनी लड़ाई हुई और अब पता नहीं क्या होगा। सचिन सोचते हुए बोला, नहीं मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। उसकी पीठ पर लगी थी, पर वो उसे दिखा नहीं सकता था। वो बाइक स्टार्ट करके वहाँ से निकल आया, लेकिन पूरब की तेज निगाह ने देख लिया था कि उसकी शर्ट पीछे से खून से भरी पड़ी है। उसे याद आया कि जब सूरज ने उसे धक्का दिया था तो वो पीछे टेबल से टकराया था। शायद उसके टेबल लगा होगा। टेबल बहुत मजबूत लोहे के बने हुए थे, इसलिए चोट भी ज़्यादा लगी होगी। पूरब बोला, ये सचिन भी अजीब है, देखो तो उसकी शर्ट खून से भरी पड़ी है, उसकी पीठ पर जरूर गहरी चोट लगी है, पर वो कहता है कि ठीक हूँ। निखिल बोला, बहुत ही भोला है बेचारा, लेकिन अभी सूरज का क्या करेंगे, वो तो उसे मार कर ही छोड़ेगा। पूरब बोला, इससे पहले कि सचिन इसके हाथ लगे उसे किरण की सच्चाई बता दो। ये किरण जाने क्यों ऐसा काम करती है, इस बार तो उसने हद ही कर दी है, सचिन पर रेप की कोशिश करने का आरोप लगा दिया। निखिल बोला, सच कहूँ तो ये मुझे असली किरण ही नहीं लगती, वो कितनी अच्छी और प्यारी थी, और ये बहुत ही सातिर सी लगती है। वो ऐसे बोला मानो किरण से उसे बहुत नफरत हो। सचिन का घर। सचिन अपने फ्लैट में आ गया, फिर अपना भेष बदला और सांची के रूम में रीमा के कमरे में आ गया। रीमा उसे देखकर हैरान रह गई। वो बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों चल रहे हो, मतलब चल रही हो। सांची ने अभी सचिन वाले ही कपड़े पहने थे, इसलिए वो पजल हो गई। सांची बेड पर गिर गई और बोली, मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, किसी डॉक्टर के पास चलो। रीमा ने उसे उल्टा करके देखा तो उसकी पीठ से खून बह रहा था। उसने सांची के कपड़े बदलवाए। रीमा बोली, ये चोट कैसे लगी। सांची बोली, सब उस किरण का किया धरा है। उसके दो दोस्त क्लब में आए थे, वो एक लड़की को परेशान कर रहे थे, मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया तो किरण ने मुझे फ़ोन किया कि मैं उन्हें अंदर ले जाऊं। मैंने साफ मना कर दिया तो उस कमीनी ने सूरज को कह दिया कि मैंने उसका रेप करने की कोशिश की है। इस बात पर सूरज हमसे लड़ने आ गया और मेरे और पूरब के साथ खूब लड़ाई की। ऐसे ही चोट लग गई। रीमा ने उसकी कार स्टार्ट की और उसे नज़दीक के क्लिनिक में ले गई। डॉक्टर ने जख्म देखा, फिर बोला, जख्म बहुत गहरा है, क्या लगा है। सांची बोली, पैर फिसल गया था, टेबल पीठ पर लगा, लोहे का था। उसने आधा सच आधा झूठ कहा। डॉक्टर बोले, टाँके लगाने पड़ेंगे, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी। कहकर वो उसे अंदर ले गए और उसको 6 टाँके लगाए। डॉक्टर बोले, सब ठीक हो जाएगा, जख्म पर पानी मत लगने देना, दवा रोज लगाना और 5 दिन बाद टाँके कटवाने आ जाना। उसने ओके कहा और वहाँ से आ गई। सांची बोली, रीमा, अमित को मत बताना, कहीं इन्हें भी पता न चल जाए कि मैं ही सचिन हूँ। पूरब को कुछ भी कह देंगे। रीमा बोली, कुछ भी कैसे कहेंगे, मुझे पहले ही बता दो, कहीं ऐसा ना हो कि तू कुछ और बताए और मैं कुछ और बताऊँ। तब तक सांची कुछ सोचकर बोली, ऐसा करते हैं कि तू अब मुझे घर छोड़ने चल और उसे कह देंगे कि सीढ़ियों से पैर फिसल गया था। रीमा बोली, वो पूरब है, कोई ऐरा गहरा नहीं है जो ये मान जाएगा। वो पूछेगा कि कौन सी सीढ़ियों से स्लिप हुआ, फिर पीठ पर कैसे लगा। सांची बोली, ये तो है ही, वो बहुत तेज है, उसे छुपा भी नहीं सकती, अब उसे कैसे बताऊं। रीमा बोली, तू ये कहना कि मेरे घर में पैर फिसल गया और पीठ पर खिड़की खुली थी, वो लग गई, उसने सलाह दी। सांची बोली, हाँ ये ठीक रहेगा, उसे बस ये बताना है कि चोट लगी है, ये थोड़े ही बताना है कि कितनी गहरी है। उन्होंने एक सलाह कर ली, फिर रीमा उसे उसके घर छोड़ने चल दी। सांची ने तो इधर प्लान बना लिया था, इस बात से अनजान कि पूरब ने सचिन के पीठ पर लगी चोट को देख लिया था।
क्या आज पूरब को पता चल जाएगा कि सचिन ही साची है? ये जानने के बाद पूरब का रिएक्शन कैसा होगा? क्या इनके सुलझते हुए रिश्ते एक बार फिर उलझ जाएंगे? क्या किरण की साजिश भी सूरज और पूरब के सामने आ पाएगी? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। ऐसे और भी बहुत सारे सस्पेंस से पर्दा उठने वाला है 1-2 एपिसोड में ही। तो आप लोग अपना प्यार कहानी पे बनाए रखें और कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते रहें कि कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।